अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हमने चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लेकिन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले एटम को जिसने नाम दिया था उनके बारे में हमने स्टडी करना है और इसका बैकग्राउंड किया था। सबसे पहले ये जो नाम दिया ये किसने दिया था। ठीक है, नंबर 1 पे डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट था। डेमोक्रेटस एक साइंटिस्ट था जिसने नाम दिया एटम्स को कि ये एटम्स, यानी एग्जांपल ये नाम सबसे पहले किसने दिया, वो डेमोक्रेटस ने दिया। डेमोक्रेटस ने नाम दिया एटम्स, लेकिन ये लफ्ज कहां से डिराइव हुआ है, एटमोस से। ठीक है, और ये एटमोस कौन सी जबान का लफ्ज है, ग्रीक वर्ड से। कौन सा वर्ड से, ग्रीक वर्ड। एटमोस ग्रीक वर्ड से, एटमोस से डिराइव हुआ है। क्या चीज डिराइव हुआ है, कौन सा वर्ड से डिराइव हुआ, एटम्स। ठीक है, एटम कहां से डिराइव हुआ, एटमोस से। एटमोस ग्रीक वर्ड से। ठीक है, और एटम का मतलब क्या होता है या एटमोस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल, इसका मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल, यानी ऐसे पार्टिकल जिसको आप मजीद डिवाइड नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, इंडिविजिबल। ठीक है, सबसे पहले नाम किसने दिया, डेमोक्रेटस। और एटम कौन सी वर्ड से डिराइव हुआ, एटमॉस से। एटमॉस का मतलब होता है इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है कि ऐसे पार्टिकल जिसको आप मजीद डिवाइड न कर सके, यानी नाकाबिले तकसीम। इंडिविजिबल का क्या मतलब होता है, नाकाबिले तकसीम। ठीक है, एग्जाम्पल अब ये था जो एटम का जो बैकग्राउंड था, या एटम को जिसने नाम दिया था उस साइंटिस्ट के बारे में मैंने बता दिया। और एटम कौन सी जबान का लफ्ज है और कहां से डिराइव हुआ, एटम के बैकग्राउंड के बारे में मैंने बता दिया। और डेमोक्रेटस ने एक साइंटिफिक थ्योरी नहीं पेश किया, बल्कि सिर्फ नाम दिया है। ठीक है, इसका कोई साइंटिफिक थ्योरी नहीं है डेमोक्रेटस का। अब हम मूव कर दें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जांपल डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का जो नंबर 1 पोस्टुलेट है, पेपर में आपसे पोस्टुलेट के बारे में, पोस्टुलेट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपने यहाँ पे 3-4 पोस्टुलेट लिखने हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का। ठीक है, और आपसे यह भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि आखिर में इसका या लिमिटेशन बता दें या ड्रॉबैक्स बता दें, तो वो भी यहाँ पे वो पॉइंट्स भी मौजूद है, साथ ही साथ में वो भी बता दूंगा। ठीक है, नंबर 1 जो आपके पास पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। मैटर, मैटर क्या होता है, क्लास 5, 6, 7 का जो साइंस बुक है उसमें भी मैटर का डिफिनेशन होता है। ठीक है, मैटर हर वो चीज जो वजन के और जगह के लिए, उसका मैटर कहते हैं। यहां पे कह रहे हैं कि मैटर किस चीज से बना है, वेरी टेनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से बना है मैटर, और उसको क्या नाम दिया, एटम्स। ठीक है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है और उस छोटे पार्टिकल का क्या नाम है, एटम्स। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम आर indivisible particle which cannot be created या destroyed in a chemical reaction। एटम इंडिविजिबल पार्टिकल है और इस पार्टिकल को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते केमिकल रिएक्शन में। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो आपके पास है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां पे कह रहे एटम आर इंडिविजिबल पार्टिकल, ये जो सेकंड पॉइंट से, जो सेकंड पोस्टुलेट है, इसमें यहां से यहां तक ये गलत है। क्यों, क्योंकि एटम के अंदर मजीद पार्टिकल भी डिस्कवर हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
बल्कि अभी मजीद और भी आए, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रिनो, एंटी पॉजिट्रिनो, ठीक है। यानी यहां से लेकर यहां तक ये जो इसने कहा ये गलत कहा, क्योंकि एटम को मजीद डिवाइड कर सकते हैं, ये मजीद डिविजिबल है, लेकिन इसने कहा था एटम को मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। हमारे पास रीजन क्या है, हम मजीद कैसे डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एटम के अंदर और पार्टिकल्स भी है, ठीक है। से थर्ड पॉइंट जो आपके पास है, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 में यहां पे मैंने लिखा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां से आगे ये विच कैन नॉट बी क्रिएट या डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी क्लास 6-7 का जो साइंस बुक है वहां पे मौजूद है। यानी किसी भी चीज का मास जो है उसको आप क्रिएट भी नहीं कर सकता और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। और यहां पे भी यही है कि केमिकल रिएक्शन में आप कोई चीज को क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस लिया है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये वहां पे भी था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का जो स्टेटमेंट था वो भी ये था कि किसी भी चीज का जो मास हो उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 जो आपके पास था, एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। पॉइंट जरा सा मुश्किल है, लेकिन मैं जब आपको समझाऊंगा तो आपके लिए इजी लगेगा। कैसे? एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटम हो, लेकिन सेम एलिमेंट का जितने भी एटम हो, सेम एलिमेंट। एग्जांपल, आपने हाइड्रोजन लिए या आपने हाइड्रोजन के 10-12 एटम लिए, या इस तरीके से ऑक्सीजन के, या आपने कार्बन के 3-4 एटम लिए। डाल्टन ने कहा कि एटम ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास, सेम एलिमेंट के जो एटम है उसका मास भी सेम होगा और केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है सेम होंगे, लेकिन मास सेम नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास में रीजन क्या है? अच्छा सॉरी, यहां पे नहीं, ये आपके पास, ठीक है। यहां पे मैंने क्या कहा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो सकते हैं। इस तरीके से आपके पास कार्बन, एक कार्बन, ये मैंने एक कार्बन लिया, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 कार्बन। डाल्टन ने कहा था कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों कार्बन का सेम होगी, बिल्कुल सेम, लेकिन उसने कहा कि मास भी सेम होगा। यहां पे मास सेम नहीं होगा, ये पॉइंट भी इसका गलत। ये जो आपके पास दूसरा भी एग्जांपल गलत, तीसरा भी आपके पां गलत। क्यों? यहां पे मैं क्रॉस लगा देता हूं, ठीक है। ये रहा आपके पास, क्योंकि एग्जांपल यहां पे कार्बन का जब मैंने जिक्र किया तो कार्बन आपके पास C6 यानी एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन 12 भी है, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। तो इसका ये जो पॉइंट है वो गलत हुआ, आइडेंटिकल इन मास, मास में सेम नहीं है। क्यों? पहले 13 है, 14 है, यानी इसका जो तीव्री है उस तीव्री के बाद आइसोटॉप्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है। आइसोटॉप्स का मतलब यह है वो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट डिफरेंट एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास उसका चेंज हो, डिफरेंट हो, सेम नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। ये आपके पास कार्बन का आइसोटॉप्स, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास सेम नहीं है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। डाल्टन के जमाने में आइसोटॉप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है, तो इसलिए ये पॉइंट भी गलत। चौथा जो आपके पास पॉइंट है, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट आपके पास हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है, बिल्कुल सही कहा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन यहां भी उसने कहा कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट मासेस। जब आपके पास एलिमेंट डिफरेंट हो उसका मास भी डिफरेंट होगा। ऐसे आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है जिसका मास सेम हो, लेकिन ऐसे एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में मौजूद है जिसका एटॉमिक मास सेम है। कौन सा? अब मेरे पास रीजन क्या है, यहां पे आपके पास एग्जांपल आर्गॉन, कौन सा, आर्गॉन, और आर्गॉन का जो 18 है और यहां पे 40 है एटॉमिक मास, और साथ ही आपके पास कैल्शियम, इसका 20 है और इसका आपके पास 40 है। आर्गॉन नोबल गैस से इनका ताल्लुक है। कौन सी गैस से इनका ताल्लुक है? नोबल गैसेस। क्यों नोबल गैसेस से इनका ताल्लुक है? क्योंकि इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर मोशन में कंप्लीट है। ऑक्टेट रूल को इसने फॉलो किया है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करने की वजह से इसको मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, ये स्टेबल है, अनस्टेबल नहीं है। स्टेबल होने की वजह से ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करता, ठीक है। मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि जितने भी नोबल गैसेस है ये स्टेबल होते हैं, इनकी आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं। इन एलिमेंट ने ऑक्टेट रूल को पहले से फॉलो किया है, इसको मजीद इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसकी वजह से ये स्टेबल है, ये किसी के साथ रिएक्शन भी नहीं करते। अब
ये जो आपके पास 14, ये आर्गोन और कैल्शियम भी 14, दोनों 14 14 है, 14 नहीं सॉरी 40 40, ठीक है। ये भी 40 है, ये भी 40 है, 40 नहीं 40, ये भी 40 है, ये भी 40 है। 40 होने की वजह से दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है। और डाल्टन ने क्या कहा था कि डिफरेंट एटम का जो मास है, डिफरेंट एटम का जो मास है वो सेम नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पे तो सेम हो गया। और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, इसको तो हम आइसोटोप्स कहते थे, इसको हम क्या कहते थे, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स। और इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबर्स, आइसोबर्स। ऐसे एलिमेंट जो डिफरेंट हो मगर उसका एटॉमिक मासेस सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोबर। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट भी सेम हो, लेकिन उसका एटॉमिक मास चेंज हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। तो ये चौथा जो पॉइंट था ये भी बाद में गलत हुआ, ठीक है। अब वो पांचवा जो आपके पास पॉइंट इनके ऊपर आते हैं, एटम कंबाइन इन स्मॉल रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। कह रहे हैं कि एटम जब आपस में यानी एलिमेंट कंबाइन होने के बाद उससे कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनने के बाद कह रहे हैं कि जब कंपाउंड बनता है उसका एक फिक्स रेशियो होता है, और वो रेशियो स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। इसका क्या मतलब है, एग्जांपल, इसका मतलब ये है कि यहां पे आपके पास H2O है, ठीक है, ये आपके पास एक कंपाउंड है। हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 1। इसका रेशियो क्या है, 2 है, और इसका रेशियो 1 है। एग्जांपल, अगर आप कहें कि मैं पानी, अगर आपने पानी समंदर से लिया तो उसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। अगर आपने पानी बोरिंग का लिया उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होता है। अगर आपने पानी दरिया का लिया, दरिया का जो पानी होता है वहां से अगर आपने पानी लिया तो वहां पे भी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। यानी एक फिक्स रेशियो है। उसने ये कहा था, किसने कहा था, डाल्टन। बिल्कुल ये रहा 2 और 1, लेकिन मैं कह रहा हूं कि नहीं, ये भी उसने गलत कहा था। अब मेरे पास रीजन फिर क्या है, मेरे पास ये रीजन है कि आपके पास फेरन ऑक्साइड, फेरन, ठीक है, Fe, फेरम ऑक्साइड, ये 0.95 की फॉर्म में रिएक्ट करते हैं। फेरन ऑक्साइड का जो रेशियो है वो 0.95। डाल्टन ने यह कहा था कि यहां पे जब दो कंपाउंड आपस में, एग्जांपल दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करते हैं उससे कंपाउंड बनता है, और यहां पे जो एलिमेंट है उसका एक फिक्स रेशियो होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। यानी पॉइंट की सूरत में नहीं होगा, ये 2 रेशियो है, 2.9 नहीं है, 2.3 नहीं है। उसने कहा था कि फिक्स रेशियो होगा, ये 1 है, 1.2 नहीं है, 1.3 नहीं है, 1.5 नहीं है। इसने ये कहा था कि फिक्स रेशियो होगा, डाल्टन ने कहा था। लेकिन फेरम ऑक्साइड का जो रेशियो है वो 0.95 है, 0.95 है। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करते हैं 0.95, 0.95 होने की वजह से तो इसका ये पॉइंट भी गलत हुआ। क्यों? और बाकी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रेशियो होता है वो या 1.2 होता है या 1.5 होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान, या 1.5 या 2.5 या 3.5, इस तरीके से पॉइंट की सूरत में ऑर्गेनिक कंपाउंड के दरमियान जो रेशियो है वो आ सकते हैं। और डाल्टन ने क्या कहा था कि नहीं, सिंपल रेशियो होगा, तो ये पॉइंट भी इसका गलत। छठा जो पॉइंट है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम और कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड, ये पॉइंट इसका सही है। यहां पे क्या कह रहे हैं आप, कह रहे द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम और कांस्टेंट किसी भी कंपाउंड में। एग्जांपल, आपके पास एक कंपाउंड है CO2, CO2, कार्बन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम। अब एग्जांपल, अगर कार्बन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस से हासिल करें, ले लें, लेने के बाद उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप डिफरेंट प्लेसेस से हासिल करें, वहां पे कार्बन का 1 एटम होगा और ऑक्सीजन के 2 एटम होंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एग्जांपल में मेथीन गैस है, कौन सा गैस है, मेथीन गैस है, CH4। एग्जांपल, आप अगर मेथीन गैस आप अगर यहां पे यूज कर रहे हो या आप दूसरी ममालिक में चले जाते हो, वहां पे अगर आप मेथीन गैस यूज करते हो, आपके जो घर में गैस यूज होता है, ठीक है। अगर आप कहें कि सर वहां पे जिस तरीके से एग्जांपल डिफरेंट कंट्री में आप वही जो आपके पास मीथेन गैस है उसको यूज करते हो, अगर आप कहें कि नहीं सर वहां पे कार्बन का, यहां पे मैंने क्या बताया, कार्बन का 1 एटम और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। अगर आप कहें कि नहीं सर बाकी जो ममालिक है उसमें कार्बन के 2 एटम होते हैं और हाइड्रोजन के 4 एटम होते हैं, नहीं, ठीक है, ये आपके पास फिर मेथीन गैस नहीं है। मेथीन गैस जहां से भी आप हासिल करें, उसका जो एटम है यानी उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, इस तरीके से कार्बन 1 एटम होगा, हाइड्रोजन 4 एटम, हर जगह यही होगा।
वाटर हाइड्रोजन 2 एटम, ऑक्सीजन 1 एटम, वाटर का हर जगह यही केमिकल कंपोजिशन, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो पॉइंट नंबर 6 में कह रहे कि कंपाउंड जितने भी है वो जब आपस में एग्जांपल एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, उसका रिएक्शन कर दें, रिएक्शन करने के बाद उसका एक कांस्टेंट रेशियो होते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल उसका एक कांस्टेंट रेशियो होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि कार्बन का 1 और ऑक्सीजन का 2, चाहे आप कार्बन डाइऑक्साइड जहां से भी हासिल करें, जहां से भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले, वहां पे आपको कार्बन 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जो रिलेटिव नंबर है वो कांस्टेंट होगा। रिलेटिव नंबर यानी कार्बन 1 ये कांस्टेंट है और ऑक्सीजन के 2 एटम कांस्टेंट, हाइड्रोजन यानी वाटर में हाइड्रोजन के 2 एटम कांस्टेंट है और ऑक्सीजन का 1 एटम कांस्टेंट है। ये था आपके पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।